तो हम लोग बता रहे हैं आपको हमारे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख होने के साथ साथ भारत का प्रथम नागरिक भी होता है और समस्त कार्यपालिका शक्ति जो है भारत की वो हमारे राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका के जितने भी काम होंगे, जितने भी आदेश होंगे, जितने भी कानून बनेंगे वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से बनते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख है। अब भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसकी योग्यताएं, इसके बारे में जो वर्णन है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में किया गया है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 के अंदर यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के अंदर कौन कौन सा निर्वाचक मंडल होगा। कल भी आपको बताया था मैंने, निर्वाचक मंडल का मतलब है कि उस चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेंगे। पहला, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। हमारी 543 की लोकसभा और 250 की राज्यसभा, इनके अंदर जो निर्वाचित सदस्य हैं मनोनीत को छोड़ करके, मनोनीत जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। समझ आ गई बात। लोकसभा के अंदर 2 सदस्य मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियन से, और राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य वो मनोनीत होते हैं। उनको छोड़ करके जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव के मतदाता होंगे। भारत संघ क्षेत्र के जितने भी राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं हमारे, उन 28 राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एमएलएज जो निर्वाचित हैं, जनता द्वारा चुने गए हैं, वो निर्वाचक मंडल होगा राष्ट्रपति का। और तीसरा, एक संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी, इन दोनों की विधानसभाओं के भी जो सदस्य हैं निर्वाचित, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये 1992 के अंदर संशोधन हुआ था, जिसके तहत दिल्ली जो एनसीआर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ की जो विधानसभा हैं उसके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर्स होंगे, मतदाता होंगे। तो अनुच्छेद 54 के अनुसार ये हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। अपने जैसे विधानसभाओं में आप लोग वोट देते हो, या सरपंच वार्ड पंच के चुनाव में जो 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वोट देने जाते हैं, उसकी एक वोटर लिस्ट होती है, मालूम है आप लोगों को। हमारे जो बीएलओ हैं गांव के अंदर, वो उस वोटर लिस्ट को अद्यतन करते हैं, अपडेट करते हैं समय समय पर। उसी प्रकार से जब राष्ट्रपति चुनाव की अधिघोषणा हो जाती है, उसके बाद उसके निर्वाचक मंडलों का ये चयन होता है। कई बार ऐसा आता है, देश के अंदर ये व्यवस्था होती है या ये समस्या आ जाती है कि सब फलाने राज्य के अंदर विधानसभा है वो भंग है, वहां विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, अभी चुनाव होने वाले हैं, राष्ट्रपति शासन चल रहा है। जैसे जम्मू और कश्मीर में अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसी परिस्थिति में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। समझ आ रही बात। किसी भी एक या एक से अधिक राज्यों की विधानसभाएं अगर भंग है तो भी राष्ट्रपति के चुनाव में कोई अंतर आने वाला नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव तय समय पर ही होगा। अब चुनाव प्रक्रिया। सर्वप्रथम आता है इसमें योग्यता है।
कि कौन सा व्यक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है या उसके लिए खड़ा हो सकता है। तो पहली बात है कि वह व्यक्ति स्पष्ट है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए इस देश का राष्ट्रपति बनने के लिए। दूसरी बात, उसकी उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। तीसरी बात, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सांसद बनने के लिए जो योग्यता चाहिए, तो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो सारी योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए। और चौथी बात, वह लाभ के पद पर अब इसके अंदर एक बात संशोधन के द्वारा और स्पष्ट कर दी गई है, अगर वर्तमान में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है या किसी राज्य का राज्यपाल है या केंद्र में मंत्री है, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। एक संशोधन द्वारा तय किया गया है कि वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है हमारा या उपराष्ट्रपति है या केंद्रीय मंत्री है या किसी राज्य का राज्यपाल है, तो ये जो पद है वो लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। समझ गए? जबकि अगर किसी सदन का सदस्य है वो, तो ये नहीं चलेगा। लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, वो लाभ का पद है। लेकिन अगर राष्ट्रपति हैं अभी हमारे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, अगर वो अगला चुनाव लड़ना चाहे तो वो लड़ सकती है। उपराष्ट्रपति जी हैं हमारे, वो चुनाव लड़ सकते हैं। कोई केंद्रीय मंत्री हैं, अगर वो सदन का सदस्य नहीं है तो वह चुनाव लड़ सकता है। ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे, संशोधन द्वारा ये तय कर दिया गया है। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के अंदर ये योग्यताएं होनी चाहिए। इसके अलावा 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। आवेदन करते समय 50 प्रस्तावक होने चाहिए जो वोटर लिस्ट में नाम है, जिनका राष्ट्रपति के मतदान में जो लोग भाग लेने वाले हैं उनमें से 50 लोगों के प्रस्तावक के रूप में और 50 लोगों के अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर होने चाहिए। जमानत राशि है उसकी 15,000 रुपये, वो जमा करवानी पड़ेगी। कुल वोटर्स हैं, अगर मान लीजिए 1,000 वोटर है, उसमें से उसको 1/6 भाग नहीं मिलता है वोटों का, उसकी जमानत है वो जब्त हो जाएगी। ये राशि वापस उसको नहीं मिलेगी 15,000 रुपये। 1/6 से ज़्यादा अगर वोट मिल जाते हैं तो उसकी जमानत उसको वापस मिल जाएगी, डिपॉजिट जो उसने करवाई 15,000 रुपये। समझ गए? नेक्स्ट प्रक्रिया। अब अपन ने निर्वाचक मंडल तय कर दिया, अपन ने उसकी योग्यता तय कर दी, अपन ने उनका आवेदन ले लिया, जमानत राशि ले ली, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक के हस्ताक्षर हो गए। उसके बाद जो निर्वाचक मंडल है उसके मत का मूल्य क्या होगा? जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो एक निश्चित विधि है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी व्यवस्था, इसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है, निर्वाचक मंडल से तय हो गया। देश का आम नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है वो वोट में भाग नहीं लेता है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो उसमें भाग लेते हैं। अगर मान लीजिए ये चुनाव प्रत्यक्ष हो जाता तो क्या समस्या आ सकती थी? एक तो इतना बड़ा देश है,
कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हाँ, 135 करोड़ जनसंख्या इसकी, और बहुत बड़ी बॉर्डर लिस्ट बनती, बहुत धन का अपव्यय, समय का अपव्यय होता। और दूसरी बात, जो व्यक्ति जनता से चुन के आएगा राष्ट्रपति के रूप में, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधीन नहीं रह सकता। हमारे देश में जो राष्ट्रपति है वो क्या है, रबर स्टाम्प है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो सिफारिशें हैं वो उसको माननी पड़ती है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो कहेगा वो काम उसको करना पड़ता है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा हो जाता तो केंद्र सरकार की बातों को मानने के लिए वो सहमत नहीं होता, क्योंकि जनता द्वारा चुना जाता है वो। ये बहुत सारी समस्या आ रही है, इसलिए हम लोगों ने अप्रत्यक्ष चुनाव को वरीयता दी है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि प्रत्येक निर्वाचक का एक मत का मूल्य तय किया जाए जनसंख्या के अनुरूप। हमारे एमएलए जगसीराम जी, हमारे एमपी है देवजी भाई पटेल, वो वोट दे के आए तो उनके वोट की कीमत क्या होगी, उसका एक फॉर्मूला हमने तय किया है, उसका एक सूत्र बनाया है हमने। उस सूत्र के द्वारा हम उनके वोट की कीमत तय करते हैं। ये सूत्र है राज्य की कुल जनसंख्या। मान लीजिए, उदाहरण के रूप में बता रहा हूं आपको कि राजस्थान की कुल जनसंख्या मान लीजिए 10,000 है, ठीक है। कुल विधायक कितने चुने जाते हैं? राजस्थान से 200 चुने जा रहे हैं, 200 एमएलए हैं हमारे। गुणा 1/1000। इस सूत्र से जो भी संख्या आएगी वो एक एमएलए के वोट का मूल्य होगा। समझ गए? जो भी मूल्य आ गया वो एक विधायक के मत का मूल्य है। तो प्रत्येक राज्य के विधायक के मत का मूल्य अलग अलग होगा। राजस्थान के विधायक के जो मत का मूल्य है वो गुजरात के विधायक के मत के मूल्य से ऊपर या नीचे हो सकता है। समझ आ रही बात? लेकिन राजस्थान के जो 200 एमएलए उनके मत का मूल्य एक समान होगा। फिर उस राज्य के जो सांसद है उनके मत का मूल्य अपन कैसे निकालेंगे? क्योंकि उनको भी बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जितना विधायकों को मिल रहा है। तो उसका भी हमने एक सूत्र तय किया है कि उस राज्य के विधायकों के मत का कुल मूल्य, 200 विधायक है, उनके मत का मूल्य जोड़ दीजिए, उसके अंदर आप भाग दीजिए उस राज्य के सांसदों का मूल्य। समझ गए? मान लीजिए हमारे यहां राजस्थान, उदाहरण दे रहा हूं मैं कि राजस्थान के विधायकों के मत के मूल्य को हमने जोड़ दिया और वो आगे अपने 700 सबके मूल्य को जोड़ दिया। उसमें हमारे राजस्थान के कुल कितने सांसद है? 25 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के, 35 सांसद हो गए। 35 का हम भाग दे देंगे, कितना आ गया मूल्य? 20। ये सांसद के मत का मूल्य हो गया। क्लियर हो गया? अब जब वो लोग वोट देने जाएंगे, जो निर्वाचक मंडल है जो राष्ट्रपति के मतदान के अंदर मतदान प्रक्रिया में भाग लेगा, वो किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं देगा। एकल संक्रमण व्यवस्था है, अर्थात मान लीजिए 3 सदस्य हैं हमारे, एक्स, वाई और जेड, 3 लोग खड़े हुए हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, वो वोट देने गया तो अपनी वरीयता अंकित करेगा। वरीयता का मतलब मेरिट, कि साहब सबसे अच्छा आदमी कौन, फर्स्ट वोट है मेरा इसको है।
सेकंड वोट है मेरा इसको है, और थर्ड वोट है वो मेरा। समस्त निर्वाचक मंडल इसी प्रकार से मतदान करेगा। अब राष्ट्रपति बनने के लिए उस व्यक्ति को 50% से एक वोट ज्यादा लाना जरूरी है, तभी वो राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। आप लोगों को मैं स्पष्ट कर दूं, जैसे लोकसभा के सदस्य के लिए वोट होता है, विधानसभा के सदस्य के लिए वोट होता है, सरपंच के लिए वोट होता है, वार्ड पंच के लिए वोट होता है। मान लीजिए उसमें आपके 4 सदस्य खड़े हुए हैं और 100 वोटर से ये वोट मिल गए उनको, तो इसके अंदर जो ए वाला कैंडिडेट है वो जीत जाएगा चुनाव। भले उसको 100 का आधा 50 से एक ज्यादा 51 वोट नहीं मिल रहे, फिर भी आपका विधायक बन जाएगा, आपका एमपी बन जाएगा, आपका सरपंच बन जाएगा, वार्ड पंच बन जाएगा। राष्ट्रपति चुनावों में ऐसा नहीं होता है, वहां पर उसको आधे से एक ज्यादा वोट लाना जरूरी है। इनकी वरीयता अंकित हो गई। वरीयता अंकित होने के बाद चुनाव के परिणामों की गणना होती है। मान लीजिए 100 वोटर से कुल 55 मिल गए, इनको 40 मिल गए, इनको 5 मिल गए। स्पष्ट है 50 से एक ज्यादा मिल गए तो एक से वो भारतीय राष्ट्रपति चुने जाएंगे। फर्स्ट परिस्थिति ये हो गई। सेकंड परिस्थिति ऐसी भी हो सकती है कि एक्स को 40 वोट मिले, वाई को 35 वोट मिले और इनको 30 वोट मिले। पैंतालीस वोट मिले इनको, मान लीजिए 100 हो गए। ठीक है, 45, 35 और 20, 100 वोट हो गए। अब इसमें 100 में 2 का भाग दिया, 50 से एक ज्यादा 51 वोट जीतने के लिए होने चाहिए थे, वो वोट किसी भी कैंडिडेट को मिल नहीं रहे। ऐसी परिस्थिति में क्या होती है, द्वितीय चक्र की गणना होती है। हम ये तय करते हैं कि इनमें सबसे कम वोट किसको मिले, 20 जेड को, तो इन जेड के वोटों को हम लोग काट देते हैं और इन 20 लोगों ने सेकंड वोट किसको दिया था, सेकंड वरीयता, फर्स्ट वोट इनको दिया था 20 ने, सेकंड वोट किसको दिया उन्होंने, वो हम जोड़ेंगे इन दोनों के अंदर। मान लीजिए इसको इसने 6 दिए थे और इनको 14 दिए थे, ये हो गए 51, ये हो गए 49, ये हो गया, ये भारत के राष्ट्रपति बन गए द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद। एक बार भारत में ऐसा हो चुका है, जब डॉक्टर वीवी गिरी इस देश के राष्ट्रपति चुने गए थे तो द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, क्योंकि कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी थे नीलम संजीवा रेड्डी वो चुनाव हार गए और वीवी गिरी साहब जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो चुनाव जीत गए। उस समय भारत के अंदर एक बार केवल ऐसा हुआ है। अब राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाना, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है संविधान की, कि वो संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करेगा और कानून के अनुरूप काम करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। जिस दिन राष्ट्रपति जी शपथ लेते हैं वो उनका कार्यग्रहण हो गया और वहां से वो 5 साल तक इस देश के राष्ट्रपति रहेंगे। सामान्यतः नियम यह है कि इनका 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से कुछ समय पूर्व अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो जाते हैं। मान लो कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि 5 वर्ष में कुछ दिन ऊपर चले गए, चुनाव नहीं हुआ, तो तब तक ये राष्ट्रपति बने रहेंगे जब तक कि अगला चुनाव होकर के नया राष्ट्रपति नहीं आता है। लोकसभा, विधानसभा और अन्य सदस्यों के जो चुनाव होते हैं उसमें और राष्ट्रपति के उपचुनाव में एक अंतर है। मान लीजिए इन राष्ट्रपति जी ने किसी कारण से इस्तीफा दे दिया
या इनकी मृत्यु हो गई, तो जो नया राष्ट्रपति का चुनाव होगा और जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो शेष अवधि के लिए नहीं चुना जाएगा, उसका टेन्योर पूरे 5 वर्ष का होगा। आपके गांव के अंदर कोई सरपंच चुना गया 2020 में और 22 में उसने इस्तीफा दे दिया, तो नया जो चुनाव होगा 22 में और जो सरपंच चुना जाएगा वो केवल 3 वर्ष के लिए चुना जाएगा। 2025 में उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। मान लीजिए 2022 में राष्ट्रपति बने, 24 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो नया राष्ट्रपति जो बनेगा 24 में वो अगले 5 सालों के लिए 2029 के लिए चुना जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में ये महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को एक बार पुनः स्मरण करनी है।